हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास में। जैसा कि आपने टॉपिक देख चुके हैं, आज हमारा टॉपिक है एमपी डीएलएड द्वितीय वर्ष का विषय सामाजिक विज्ञान सेक्शन की इकाई यूनिट 6। अगर आपने प्रीवियस इकाई नहीं देखी है, प्रीवियस जो यूनिट्स नहीं देखी है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो इकाई जो 6 है, इकाई यूनिट 6 है, उसका नाम है कक्षा शिक्षण की योजना एवं मूल्यांकन। कक्षा शिक्षण की योजना मतलब प्लान कैसे बनाना है आपको कक्षा शिक्षण के लिए, और उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है या कैसा किया जाता है, हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें अंक योजना देखेंगे, ब्लूप्रिंट देखेंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी डिस्कस करेंगे, और जो संभावित प्रश्न है आपके परीक्षाओं में आने योग्य वैसे वो भी प्रश्न हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो ये वीडियो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि हमने देखा है, हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारी अंक योजना है ये। तो कुल अंक है 10, है ना। इस यूनिट पे इस इकाई पे कुल अंक आवंटित है 10, है ना। इंपॉर्टेंट है यूनिट, 10 अंक आवंटित है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ 3 प्रश्न आने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप के 3 प्रश्न आने वाले हैं, और 2 अंक का 1 प्रश्न आने वाला है ना। वेरी शॉर्ट जो रहेगा आपका, जिसमें शब्द सीमा 30 से 45 तक रहेंगी आपकी शब्द सीमा। 2 अंक का 1 प्रश्न आने वाला है, और 5 अंक का मतलब वेरी लॉन्ग, है ना, वेरी लॉन्ग जो क्वेश्चन है, मतलब विस्तार पूर्वक आपको जिसमें लिखना है 5 अंक का क्वेश्चन, वो एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यूनिट है, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी डीएलएड के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोवाइड क्या क्या किया जाएगा। उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स, पीवाईक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो गत वर्षों में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन विद आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और वीडियो लेक्चर रहेंगी, और मैराथन क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपको कोर्स परचेस करना है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है, ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स को परचेस कीजिए। कोर्स वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की। अगर आप इसी वीडियो से कोर्स परचेस करते हो, तो आपको अभी के अभी 33% का क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। जी हाँ, आपको 33% की क्या मिलेंगी, छूट मिलेंगी, है ना। और अगर आप अभी कोर्स परचेस करते हो, तो आपके पास समय रहेगा पढ़ने के लिए। अगर आप परीक्षा के टाइम कोर्स को खरीदते हैं, तो आपके पास क्या है, लिमिटेड टाइम रहता है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जैसा कि हमारा जैसे यूनिट का ही नाम है, क्या है, कक्षा की योजना, है ना, प्लान बनाना कक्षा शिक्षण में, है ना, क्लास को कैसे आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चंस आपका बनेगा क्या कि जो वार्षिक योजना है ना, एनुअल प्लान जो है, वार्षिक योजना से क्या आशय है। और क्वेश्चन बन सकता है कि वार्षिक योजना की विशेषताएं भी लिखिए, है ना। तो सबसे पहले आप समझिए क्या कि वार्षिक योजना किसे कहते हैं, एनुअल प्लान किसे कहते हैं। वार्षिक योजना का महत्व या वार्षिक योजना का जो अर्थ है वो क्या है कि किसी भी सत्र में, है ना, किसी भी एनुअल जो ईयर होता है, वार्षिक सत्र होता है, पूरे साल भर में हम कितना क्या पढ़ाते हैं, है ना, किसी कक्षा में या किसी भी स्कूल में। ठीक है, तो वार्षिक योजना आप पहले हेडिंग डालिएगा, है ना, फिर आप उसमें थ्योरी लिखिए कि संपूर्ण सत्र के लिए शिक्षण कार्य संबंधित सभी पक्षों का निर्धारण करना ही क्या है, वार्षिक पाठ योजना है। इट मीन्स संपूर्ण सत्र के लिए, संपूर्ण जो सेशन होता है, सत्र इट मीन्स होता है सेशन, है ना, जो आपको पता है जून जुलाई से स्टार्ट होके अप्रैल तक चलता है। तो ये पूरा क्या होता है, हमारा एक सेशन होता है, कक्षा का निर्धारित की जाती है इसमें कक्षा। तो संपूर्ण सत्र के लिए जो शिक्षण कार्य से संबंधित सभी पक्षों का इट मीन्स जिसमें आपको क्या पढ़ाना है, कौन सा सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रम करवाना है, मतलब जो भी एक विद्यार्थी अगर किसी कक्षा में जाता है, तो उस कक्षा में उसको जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी चीजें पूरा मतलब सिखाया जाता है, तो वो क्या होता है, सभी पक्षों का निर्धारण कहलाता है। ठीक है, तो इसी को ही क्या करना, पाठ करना, है ना, वार्षिक पाठ योजना कहलाता है। ठीक, तो आई होप आपको वार्षिक योजना समझ में आ गई होंगी कि संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई या निर्धारित की गई क्या है, एक योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक योजना। फिर हम देखते हैं कि अच्छी वार्षिक योजना की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है ना, कि हमको क्या करना है, अच्छा एनुअल प्लान बनाना है, तो उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है। महत्व भी पूछ सकता है, विशेषताएं भी पूछ सकता है, गुण भी पूछ सकता है। ठीक है,
तो हम फर्स्ट देखते हैं कि अच्छी वार्षिक जो योजना है, योजना में क्या है, अन्य विषयों के साथ साथ क्या होता है, अन्य विषयों के साथ समन्वय रखा जाता है। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल रखना, है ना। इसमें क्या होता है, अच्छी वार्षिक योजना अगर आपको बनानी है तो आपको क्या होता है, जितने भी विषय है, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में विषय है, उनको क्या करना है, उनके साथ समन्वय बिठाना होता है। सभी सब्जेक्ट्स को क्या पढ़ाना होता है इक्वली, है ना। सभी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, इक्वली पढ़ाना है, इक्वली ट्रीट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो सरल सब्जेक्ट है या सरल विषय है उसको अच्छे से पढ़ाओ और जो टफ है ना, कठिन विषय होते हैं उसको आप एकदम लचीलेपन से पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सभी जो भी करिकुलम का पार्ट है, जो भी पाठ्यक्रम आपका हिस्सा है, उसको आपको क्या करना है, सरल और सुगमता से पढ़ाना है। ठीक है, समन्वय बिठाना है, तालमेल बिठाना है सभी सब्जेक्ट्स या सभी विषयों के प्रति। नेक्स्ट है, अच्छी पाठ योजना कक्षा स्तर एवं विद्यालय में उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर क्या करनी है, मतलब ध्यान में रखना है ना। अच्छी जो वार्षिक योजना होती है कक्षा स्तर पर, कक्षा स्तर हो मतलब क्लासरूम में हो या फिर विद्यालय स्तर पर, जितने भी संसाधन क्या होते हैं उसमें प्रयोग की जाते हैं योजना बनाने के लिए। ठीक है, तो उनको क्या रखना है, हमको अच्छे से रखना है ना। अब कक्षा स्तर में कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं पढ़ाने के लिए या प्लान योजना बनाने के लिए, जैसे कि अगर आपको मतलब जैसे कक्षा में है तो जो भी बालक होते हैं उनको पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम के हिसाब से आप क्या करो, उनको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करो, है ना, टॉपिक वाइज करो। विद्यालय स्तर पर क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, खेलकूद होते हैं, तो उसमें क्या करो, बच्चों की क्या करो, सहभागिता करो, है ना। तो ये उसकी क्या है, विशेषता है। इसमें लचीलापन होता है, लचीलापन, है ना, मतलब ना ज्यादा कठोर या फिर ना ज्यादा कठिन होता है, ना ज्यादा सरल, है ना, लचीलापन होता है। ठीक है, जिससे बच्चे क्या होते हैं उस प्लान को, उस योजना को क्या करें, अच्छे से समझ सके। ठीक, फिर इसमें विभागीय नियमों का पालन किया जाता है, विभागीय विभाग बनाए जाते हैं, आपको पता है विद्यालय में, है ना, विभाग बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, विभागीय नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होता है या आवश्यक होता है या किया जाना आवश्यक है। फिर यह वास्तविक एवं व्यवहारिक होती है ना। वार्षिक योजना कैसी होती है, वास्तविक होती है, रियलिस्टिक होती है और व्यवहारिक होती है ना, जिसमें व्यवहार से क्या हो, बच्चे अच्छे से सीखे। ठीक है, चाहे टीचर्स हो या फिर बच्चे हो, तो उनके बीच का जो व्यवहार है वो क्या हो, वास्तविक हो। ठीक, तो आई होप आपको ये जो हमारा जो क्या है वार्षिक योजना है, एनुअल प्लान है, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाठ योजना निर्माण से पूर्व आवश्यक सावधानियां कौन कौन सी रखनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। ये पेपर में तो आएंगे ही, लेकिन अगर आप टीचर्स बनते हो तो आपको ये क्या है समझ में आना चाहिए कि अगर आप कभी भी किसी भी टॉपिक्स को लेकर पढ़ते हो या पढ़ाते हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको सावधानियां कौन कौन सी रखनी है भाई, है ना। आप किसी भी कक्षा में प्रवेश करते हो तो ऐसे एकदम खुले माइंड से तो हम नहीं जा सकते, है ना। हमको पहले तो मतलब सोचना है या पहले से ही पूर्व तैयारी करनी है, पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि भाई हमको पढ़ाना क्या है आज, है ना। तो पाठ योजना निर्माण में पूर्व सावधानियां कौन कौन सी रखनी है, ये आवश्यक सावधानियां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और आपके रियल लाइफ से भी रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ निर्माण योजना, हाँ, यो पाठ योजना निर्माण, है ना। मतलब हमको जैसे पढ़ाना है तो हमको सबसे पहले क्या है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए आपको, है ना। जो बच्चे हैं, जो छात्र है, जो शिक्षार्थी है ना, उसका आपको उनको मतलब पहले से पूर्व ज्ञान क्या है आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप क्या है उनको नया ज्ञान दे सकते हो, है ना। फिर है विषय वस्तु, जैसे अगर आप कक्षा 5 को पढ़ा रहे हो तो आपको जो 4th क्लास है ना, 4 जो कक्षा में पढ़ के आया जो बच्चा है उसका थोड़ा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी आप क्या है कक्षा 5 में आप उसको पढ़ा सकते हो, है ना। विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान, विषय वस्तु इट मींस इंडेक्स, है ना, आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक्स है इसका आपको अच्छे से पहले क्या है पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान, सीखने के सिद्धांत, है ना। सीखने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं कि जैसे आपको किस टाइप से आपको बच्चों को सिखाना है ना, तो सीखने के सिद्धांत का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। फिर है बालकों की रुचि, बच्चों का इंटरेस्ट किस में है ना, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही आजकल तो पढ़ाना चाहिए, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से भी क्या है आपको पढ़ाना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियां कौन कौन सी शिक्षण विधियां, कैसे हमको पढ़ाना है
है ना, कौन से ऐसे मतलब वर्ड्स हम यूज करें या कौन सी ऐसी विधियां मेथड यूज करें जिससे बच्चे क्या है हमारी बातें ध्यान से सुने, है ना, समझे, और फिर क्या करें, क्रॉस क्वेश्चन भी करें। फिर शिक्षण सामग्री का ज्ञान होना चाहिए, है ना, स्टडी मटेरियल जिसको हम कहते हैं, कौन कौन सी मटेरियल से हम क्या है बच्चों को अच्छे से ज्ञान प्राप्त करवा सके। तो ये क्या है पठन योजना निर्माण के मतलब समय अगर हमको या पूर्व हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, पहले अच्छे से पढ़ के चले जाओ, है ना, क्योंकि हमको खुद अगर किसी भी टॉपिक का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम बच्चों से क्या है हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप पहले ही उस टॉपिक का अच्छे से संपूर्ण ज्ञान ले लो। फिर कौन कौन सी मेथड है ना, शिक्षण मेथड, शिक्षण विधियां, है ना, शिक्षण सामग्री मटेरियल, इन सब का भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन पद्धति के विभिन्न स्त्रोतों का मतलब तरीके, है ना, स्त्रोत बोल सकते हैं, तरीके भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन पद्धति के विभिन्न तरीकों का विवरण दीजिए, स्त्रोतों का विवरण दीजिए। तो अब मूल्यांकन पद्धति क्या होती है, इवैल्यूएशन मेथड, है ना, इवैल्यूएशन मेथड कौन कौन सी होती है, क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि भाई अगर हमने हमारे बच्चों को, हमारे जो शिक्षार्थी है उनको हमने नॉलेज दे दिया, है ना, फिर हमको क्या करना है, उनका मूल्यांकन भी करना है, उनकी जांच भी करनी है ना। तो जांच कैसे करेंगे हम, मेथड से, है ना, मूल्यांकन जो पद्धति है उससे हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब ठीक है, मूल्यांकन करना तो अभी आपको पता है कि भाई हमने जो पढ़ाया हम उसके क्या लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, पेपर लेते हैं, और हम उसके बेस पे क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन मूल्यांकन पद्धति में कुछ तरीके होते हैं, किस किस तरीके से क्या है मूल्यांकन किया जाता है, तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इवैल्यूएशन मेथड किसी व्यक्ति, छात्र हो सकता है, कर्मचारी भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी जैसे कि हम टीचर है तो बच्चों को ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता होगा किसी कर्मचारी को, जैसे किसी कंपनीज हो गया, है ना, या कोई कारखाने हो गए, तो उसमें कर्मचारी का जो लेबर होते हैं उसका भी क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, छात्र और कर्मचारी भी लिखा है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल या प्रदर्शन को मापने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है ना। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति, चाहे वो जरूरी नहीं बालक ही हो, हर एक जो चाहे वो कंपनी में काम करता हो, है ना, टीचिंग फील्ड में हो या फिर अन्य किसी भी जगह पे हो, उसका हर जगह पे क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मापने की या प्रदर्शन करने की क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है मूल्यांकन। इसमें मुख्य तरीकों में रचनात्मक, है ना, रचनात्मक, फॉर्मेटिव, है ना, सीखने के जो दौरान होती हैं, जब बच्चा सीख रहा है या फिर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसके दौरान जो मूल्यांकन होता है उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन किसे कहेंगे, उसकी योग्यता के आधार पर, जब वो सब कुछ सीख जाता है तो अंत में जो उसका मूल्यांकन किया जाता है वो कहलाता है योग्यात्मक मूल्यांकन। फिर होता है निदानात्मक, है ना, निदानात्मक मतलब कठिनाइयां खोजने के लिए, निदान, है ना, निदान खोजने के लिए, ठीक है, कमियों की पहचान करने के लिए। ठीक है, कमियां कौन कौन सी है भाई, अगर आपने ठीक है पढ़ लिया, अब आप एग्जाम दे रहे हो, अब इसमें कमियां कौन कौन सी रह गई है, तो वो होता है निदानात्मक। ठीक है, और मानक आधारित, है ना, कौशल निपुणता, स्किल्स बेस पे क्या होती है आपकी मूल्यांकन होता है। तो ये सब क्या है, मूल्यांकन शामिल है। फिर आता है ये विधियां लिखित परीक्षा। अब ये कौन किस किस बेस पे होती है, ठीक है, तो एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड पे होंगी, जैसे कर्मचारी को करना है उनका, तो कोई आप जैसे कंपनी वगैरह में जो काम करते तो उनका तो आप लिखित मोड पे नहीं ले सकते ना, रिटन एग्जाम नहीं ले सकते, तो उनका ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा। अब स्कूली जीवन है भाई, विद्यालय जीवन है, तो उसमें क्या होगा था, जैसे ओरल भी होगा और क्या होगा, लिखित भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि ये विधियां लिखित परीक्षा, स्वमूल्यांकन, परियोजना कार्य और अवलोकन के माध्यम से फीडबैक प्रदान करती है। फीडबैक जो डेली जो फीडबैक होता है वो प्रदान करती है। ठीक है, कौन कौन से, रिटर्न एग्जाम होंगी, है ना, लिखित परीक्षा, स्व मूल्यांकन, खुद का मतलब सेल्फ इवेल्युएशन होगा, परियोजना कार्य में प्रैक्टिकल रूप से, है ना, प्रायोगिक कार्य में, अवलोकन ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये जो विधियां मैंने 4 बताई, इसके थ्रू क्या होती है, फीडबैक हमको प्रदान करती है, इवेल्युएशन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट किस किस बेस पे होता है। तो फर्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको कहते हैं, अभी बताया मैंने, क्या होता है, सीखने के दौरान
जब बच्चा कोई सीख रहा है, ये आप विद्यालय जीवन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या करते हैं, हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसके थ्रू पढ़ने के साथ साथ ही हम क्या उनकी मंथली टेस्ट लेते हैं, है ना, टेस्ट या एग्जाम होती है। तो ये क्या होता है, सीखने के थ्रू हम उसकी क्या है, सीखने के दौरान ही हम इसमें क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो वो कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर आता है योगात्मक मूल्यांकन, योग्यता के आधार पर जो सब कुछ सीखने के बाद अंत में होता है, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ाया और जो भी व्यक्ति है, पर्सन है या फिर बच्चा है, वो कितना गेन करता है, ठीक है। तो ये होता है योगात्मक मूल्यांकन। फिर आता है निदानात्मक, है ना, निदान के लिए कठिनाइयां खोजने के लिए, है ना, जब आपने सब कुछ सिखा दिया तो कठिनाइयां कौन कौन सी मतलब खोजी गई है उसमें, है ना, हमको कौन से किस जगह पे हमको कौन सा कठिन काम लग रहा है, ठीक है। तो ये सब इसमें कमियां खोजी जाती है, ठीक है, निदान करते हैं, फिर कमियां खोजी, फिर हम उसका क्या करते हैं, निदान करते हैं। फिर आता है स्वमूल्यांकन, है ना, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है ना, स्व मूल्यांकन करना या सहकर्मी मूल्यांकन करना, ठीक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम क्या करते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। आई होप आपको मूल्यांकन समझ में आ गया होगा। मूल्यांकन के पद्धति के जितने भी विभिन्न तरीके हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निबंधात्मक परीक्षा के गुण, है ना, निबंधात्मक परीक्षा के गुण। अब आप समझिए निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है। बहुत इजी है, हम बचपन से देते आ रहे हैं ना, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, हमको एक टॉपिक दिया रहता है और हम उस पर विस्तार पूर्वक स्वच्छ रूप से क्या करते हैं, हम उसमें एक्सप्लेनेशन मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, बहुत तरीके से हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं किसी एक टॉपिक को, ठीक है। हम उसके सब पॉइंट्स लिखेंगे, है ना, और पॉइंट वाइज भी लिखते हैं, पैराग्राफ वाइज भी लिखते हैं, और अपने वर्ड में, है ना, जैसे उसका नाम ही है, इसका नाम ही है क्या, निबंध। क्या है, नी प्लस बंध से बनकर बना है ना, मतलब जो बंधा नहीं है, जो आप उसमें विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके गुण पूछा है, विशेषताएं आई, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो इस व्यवस्था में आपको सेम वही एक लाइन लिखनी है पहले कि इस व्यवस्था में कुछ गुण भी हैं जो निम्नलिखित दिए गए हैं, या फिर आप लिख सकते हो निबंधात्मक परीक्षा के गुण निम्नलिखित है, ठीक है। तो यह परीक्षा प्रणाली आसान एवं सरल है ना। सरल आसान क्यों है, क्योंकि हमको एक टॉपिक दिया रहता है और हम अपने मन से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई आपको इतने ही लिमिटेड शब्दों में लिखना है, या फिर जो किताबी ज्ञान है वही लिखना है, नहीं, हमको सिर्फ अपने शब्दों में इसमें लिखना होता है। बस टॉपिक से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। छात्र आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं, है ना। आपने कभी सुना होगा कि जब भी कोई टॉपिक रहता है सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में, जब भी कोई क्वेश्चन हमको लिखना रहता है, तो आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई जब जो अपने मन में आए वो लिख लो, है ना, मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, छात्र आसानी से उत्तीर्ण हो जाता है अगर आप पॉइंट अच्छे से लिखो, सब पॉइंट अच्छे से लिखो, और उसके बीच में आप थ्योरी अपने शब्दों में लिखो, तो आपको क्या है, जो चेकर होता है ना, जो कॉपी चेक करता है, वो क्या करता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें अधिक समय में कम शब्दों में क्या होता है, उत्तर लिखना होता है। समय बहुत रहता है ना, और आपको क्या करना है, कम शब्दों में लिखना है, लेकिन क्या होना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। फिर है, प्रश्न पत्र का निर्माण करना बहुत आसान होता है। इसमें बहुत मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनाना है ना, वो बहुत आसान होता है बनाना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, मेन टॉपिक्स तो लिखना है ना, तो ये क्या होता है, बहुत आसान होता है। फिर यह उच्च स्तर के ज्ञान को जांचने की उपयुक्त तकनीक है। उच्च स्तर का ज्ञान, भाई ज्ञान कितना है आपको, क्योंकि इसमें क्या है, थ्योरी लिखनी है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, अपनी थिंकिंग इसमें क्या है, एक्सप्रेस करनी है। तो ये चीजें क्या है, ये मतलब उच्च स्तर के ज्ञान को जांचने का क्या है, एक उपयुक्त तरीका है, तकनीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, निबंधात्मक परीक्षा के गुण, ठीक। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष, है ना। अब हमने गुण तो देख लिया, है ना, लास्ट क्वेश्चन में निबंधात्मक परीक्षा के गुण। अब इसमें हम दोष देखेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं कि दोष ही आए, इसमें गुण भी आ सकता है, या फिर पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या है ना, परीक्षण क्या है, ठीक। तो वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है एमसीक्यू टाइप, वन वर्ड, है ना, जिसमें आपको वन लाइनर आंसर लिखना पड़ता है या फिर ओनली टिक लगाना है ना। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष हमको पूछे हैं, लिखना है, बताना है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है,
ठीक है, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही है, लिखा नहीं है, लेकिन आपको लिखना जरूर है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष निम्नलिखित है। उसमें से सबसे फर्स्ट है हमारा, इन परीक्षणों के प्रश्न पत्रों का निर्माण करना बहुत कठिन होता है। कठिन क्यों होता है? क्योंकि अब इसमें तो हमको वन लाइनर में क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। हमारी बुक्स रहती है बहुत बड़ी और हमको क्या है, वन लाइनर में हमको इसका प्रश्न बनाना है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता होगा, अगर एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको उसके 4 क्या है, ऑप्शन भी देने हैं, है ना। तो ये बहुत कठिन होता है क्योंकि इसका सटीक आंसर मतलब ढूंढने में क्या होता है, बहुत मुश्किल जाती है ना, कठिन होता है। तो यह परीक्षा प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर बनाने में क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है, इन परीक्षणों में विद्यार्थी विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन नहीं कर पाते, है ना। अब आपको क्या दिया है, एमसीक्यू दिया है, तो आप क्यों पढ़ोगे भाई, डिटेल में क्यों पढ़ोगे, है ना। एमसीक्यू टाइप तो है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एमसीक्यू टाइप ही हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि हम डिटेल में किसी भी टॉपिक का अध्ययन हम नहीं कर पाते, ठीक। तो ये क्या है, एक दोष है। इन परीक्षणों में विद्यार्थियों में नकल करने की संभावना अधिक हो जाती है। नकल कैसे करते हैं, अब इसमें ऐसा तो नहीं कि थ्योरी है तो हम क्या करेंगे, अगर नकल करना कैसा है, हम ऐसे बताते, आपने भी किया होगा, है ना, अपने फ्रेंड्स से पूछा होगा कि भाई पहले का बताओ, तो हम इसमें इशारे में बता देते हैं कि हाँ पहले का दूसरा है, तीसरे का चौथा है ना। तो इसमें क्या होता है, नकल की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है या फिर अधिक रहती है, ठीक है। अब थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो भाई अगर एक लाइन बता दी तो क्या होता है कि जैसे अगर आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है, एक लाइन बता दी, अब आपको पैराग्राफ के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि ठीक है भाई, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, है ना, चौथे का तीसरा, हम ऐसे बता के क्या कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है भाई, दोष है। इन परीक्षणों में विद्यार्थी प्रश्न पत्रों मतलब प्रश्नों के उत्तर अनुशासन अनुमान लगाकर अधिक क्या करते हैं, देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, अगर हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम क्या है, तुक्का लगा देते हैं, अनुमान लगा देते हैं, भाई सही तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी उसका क्या एक दोष है कि इन परीक्षाओं में विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर अधिक देते हैं, ठीक है। गैस करते हैं हम कि हाँ भाई इसका ये हो सकता है, उसका वो हो सकता है, ठीक है। थ्योरी है तो हमको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा है कि एक क्वेश्चन अगर हमने रॉन्ग किया तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि अनुमान लगा के किया तो रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक। फिर ये प्रश्न पूर्णतः तथ्यात्मक सूचनाओं पर ही जोर देते हैं। तथ्यात्मक सूचनाओं इट मीन्स होता है तथ्य के आधार पर, मतलब पूरा डिटेल में नहीं दिया रहता है, बस तथ्य वाइज, है ना, मतलब मेन टॉपिक से ही हम क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उठाकर प्रश्न पत्र बनाते हैं, ठीक। तो ये है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वीडियो लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो बताइए, है ना, कमेंट कीजिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है उसे परचेस कर सकते हैं। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष दोनों के लिए अवेलेबल है। क्या मिलेगा इसमें, नोट्स, PYQs, है ना, क्वेश्चन आंसर, वीडियो लेक्चर और मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास और अपनी पढ़ाई मस्त कीजिए। धन्यवाद।